सिटी हॉस्पिटल। गिरिराज जी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। डॉक्टर्स उनकी सर्जरी कर रहे थे और पूरी फैमिली बाहर खड़ी थी। डॉक्टर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नर्वस नज़र आ रहे थे। वही आगाज जो आईसीयू के बाहर खड़ा था, अचानक से उसका फ़ोन बजा। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। उसके मैनेजर तरुण का फ़ोन था। आगाज ने तरुण को समस्तिका की लोकेशन पता लगाने के लिए कहा था और अब तरुण ने उसे फ़ोन करके बताया था कि समस्तिका बस स्टैंड के पास देखी गई हैं। आगाज का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट किया और बाहर की तरफ जाने लगा तो वैष्णवी जी उसे रोकते हुए बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? आगाज ने एक नज़र उन्हें देखा और फिर बिना कोई उन्हें जवाब दिए हॉस्पिटल से बाहर आया और अपनी गाड़ी में बैठकर बस स्टैंड के लिए निकल गया। कुछ देर बाद बस स्टैंड। समस्तिका आस्तिक का हाथ पकड़कर एक बस में बैठी थी और उससे बस चलने का इंतज़ार कर रही थी। लगभग से आधा घंटा हो गया था उस बस में बैठे हुए, लेकिन वो बस चल नहीं रही थी। जब वो बस में बैठने लगी थी तब उसने पूछा था कि बस को चलने में कितना वक्त है और ड्राइवर यही कहा था कि सिर्फ 5 मिनट। आस्तिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, माँ, आपने कहा था ये बस 5 मिनट में चलने वाली है, लेकिन ये बस तो चल ही नहीं रही। क्या हम यहीं बैठे रहेंगे? और हम जा कहाँ रहे हैं? हमें तो घर जाना है ना। लेकिन बस में तो दूर जाया जाता है, हमारा घर तो पास ही है ना। समस्तिका उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हमें घर नहीं जाना आस्तिक, हम वो घर छोड़कर आ चुके हैं। हम कहीं और जा रहे हैं, वहाँ जहाँ सिर्फ हम दोनों की दुनिया होगी, मैं और तुम। आस्तिक हैरानी से बोला, लेकिन क्यों माँ? घर इतना अच्छा था, सब लोग हमसे कितना प्यार करते थे, दादी माँ कितनी अच्छी थी, और डैड। उनके मुंह से डैड सुनकर समस्तिका की आंखें बड़ी हो गई। आस्तिक धीमे से बोला, वो मुझे दादी माँ ने कहा कि जिनसे आपकी शादी हुई है वो मेरे डैड हैं, मुझे उन्हें डैड कहना चाहिए। समस्तिका हल्का सा मुस्कुराई और बोली, हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है आस्तिक, इस दुनिया में तुम्हारे लिए सिर्फ मैं हूँ और मेरे लिए सिर्फ तुम। माँ आपसे माफ़ी मांगती हैं कि आज तक आपको अच्छे से नहीं संभाला, हमेशा आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई, लेकिन अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको कोई भी कमी नहीं आने दूंगी। आपको वो सब मिलेगा जो आप डिजर्व करते हैं। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक ही बस का ड्राइवर बस में बैठा और बस चलने लगी। समस्तिका मुस्कुराई और बोली, आपको माँ पर यकीन है ना? आस्तिक ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ माँ, आप मुझे जहाँ लेकर जाएंगे मैं आपके साथ जाऊँगा, मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूँगा। ये बोलकर वो तुरंत समस्तिका के सीने लग गया और समस्तिका ने भी उसे अपने बाहों में कसकर जकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। समस्तिका बस से बाहर देख रही थी, इसलिए उसका इस बात पर ध्यान नहीं गया कि बस में उनके और आस्तिक के अलावा कोई और नहीं। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ड्राइवर जो बस चला रहे थे। उसने बाहर से अपनी नज़रें हटाई और अंदर की तरफ देखा तो पूरी बस खाली देखकर वो हैरानी से बोली, ये बस इतना खाली क्यों है? वो हैरानी से ड्राइवर को देखने लगी। वो ड्राइवर की शक्ल देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद अचानक से बस एक झटके से रुकी। समस्तिका ने अपने आसपास देखा। वो ना ही किसी शहर में पहुंचे थे और ना ही किसी गांव में। वो बस एक हाईवे पर थे और दूर दूर तक कुछ नहीं नजर आ रहा था। समस्तिका ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, आपने बस क्यों रोकी भैया? उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही बस का ड्राइवर नीचे उतर चुका था। समस्तिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। उसने अपनी गोद में से सर रखकर सो रहे आस्तिक की तरफ देखा और उसे उठाते हुए बोली, प्लीज़ उठो आस्तिक, बच्चे हमें यहाँ से चलना होगा, मुझे लगता है हमने गलत बस पकड़ ली है, हमें वापस बस स्टैंड जाना होगा। ये बोलकर वो आस्तिक को उठाने की कोशिश कर रही थी। आस्तिक ने भी अपनी आंखें खोली और बोला, ओके माँ। ये बोलकर वो समस्तिका के साथ बस से नीचे उतर आया। समस्तिका ने अपने आसपास देखा। पहले जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था अब वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो बस पीछे की तरफ आई, तभी एक गाड़ी बिल्कुल उसके पास आकर रुकी और उस गाड़ी को देखकर समस्तिका की आंखें बड़ी हो गईं। वो जानती थी वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि आगाज चौहान की है। इस गाड़ी में बैठकर वो तो उसके साथ मार्केट भी गई थी। जिस हाथ से उसने आस्तिक का हाथ पकड़ा था वो हाथ भी बुरी तरह से कांपने लगा था। उसके चेहरे पर पसीना झलकने लगा था। वहीं उसकी हालत देखकर आगाज के चेहरे पर हल्की सी डेविल स्माइल आ गई। वह तुरंत गाड़ी से बाहर निकला और समस्तिका के सामने आकर खड़ा हुआ। उसने एक नज़र
आस्तिक की तरफ देखा। हालांकि उसे किसी के इमोशन से फिक्र नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने वहाँ ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, थोड़ी देर आस्तिक को अपने साथ लेकर जाओ। समस्तिका तुरंत बोली, मैं अपने बच्चे को ऐसे किसी के साथ नहीं जाने दूंगी। आगाज एकदम सख्त आवाज में बोला, कोई ऐरा गहरा इंसान आस्तिक को लेकर नहीं जा रहा। आस्तिक तरुण के साथ जा रहा है। ये बोलते हुए उसने ड्राइवर की तरफ देखा। जो समस्तिका ने भी अब हैरानी से ड्राइवर की तरफ देखा। ड्राइवर की यूनिफॉर्म में तरुण को देखकर वो चौंक गई। अब उसे समझ आया कि क्यों बस में उसके अलावा कोई और नहीं था, और बस ऐसे अचानक यहाँ पर आकर क्यों खड़ी हुई। अब वो कुछ बोल नहीं पाई। तरुण तुरंत आस्तिक को वहाँ से लेकर गया और उसके जाने के बाद अब आगाज समस्तिका के करीब हुआ और बोला, ज्वेलरी कहाँ है? समस्तिका ने हैरानी से अपनी आईब्रो उठाई और बोली, कैसी ज्वेलरी? आगाज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मस्त एक्टिंग करती हो ना तुम। एक पल में एकदम बेचारी और लाचार, दूसरे पल में एकदम मासूम, और फिर अगले पल एकदम सातिर। कितने रंग हैं तुम्हारे अभी, और कितने रंग दिखाओगी तुम मुझे? हाँ, समस्तिका हैरानी से बोली, ये सब आप क्या बोल रहे हैं मिस्टर चौहान? मुझे नहीं पता आप किस ज्वेलरी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आगाज ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और गुस्से से गरजते हुए बोला, वो ज्वेलरी जो तुमने मेरी मॉम के रूम से चुराई है, जिसमें ना सिर्फ नॉर्मल ज्वेलरी बल्कि चौहान खानदान की खानदानी ज्वेलरी भी थी। वो ज्वेलरी जिसे लेकर तुम चौहान मेंशन से भाग गई, वो ज्वेलरी जो तुमने चोरी की है। उनकी बात सुनकर समस्तिका के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। वो हैरानी से आगाज की तरफ देखते रही और आगाज भी गुस्से से काँप रहा था। वो तुरंत बोली, मैंने कोई चोरी नहीं की मिस्टर चौहान। हाँ, मैं चौहान मेंशन छोड़कर आई हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ चोरी किया है। मैंने तो कोई ज्वेलरी छुई तक नहीं। हालांकि मुझे माँ ने इतनी सारी ज्वेलरी दी थी, यह कहकर कि साड़ी तुम्हारी है, लेकिन मैंने उस ज्वेलरी को भी हाथ नहीं लगाया। आप खुद से ही देख लीजिए, मैंने ना ही अपने पैरों में ना कुछ पहना है और ना ही अपने गले में, सिवाय इस मंगलसूत्र के। ये बोलते हुए उसने अपने गले में पहने हुए मंगलसूत्र को अपनी उंगलियों में थाम लिया। वहीं आगाज की नज़र भी उसके मंगलसूत्र पर थी। वो तुरंत उस पर अपना हाथ जो करते हुए बोला, जो इसे भी पहनने की ज़रूरत क्या है, इसे भी फेंक दो। ये बोलकर वो जैसे ही उस मंगलसूत्र को खींचने वाला हुआ, समस्तिका ने तुरंत उसे धक्का दे दिया। आगाज गुस्से से हैरानी के मिले जुले भाव से समस्तिका को देखते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे धक्का दिया। समस्तिका गुस्से से काँपते हुए बोली, खबरदार अगर आपने मुझसे ये मंगलसूत्र छीनने की कोशिश की तो। आगाज हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्यों? तुमने ये मंगलसूत्र क्यों छीन नहीं सकता? तुम होती कौन हो इसे अपने पास रखने वाली? जब तुम मेरी बीवी की हैसियत से चौहान मेंशन में नहीं रह रही, तो क्या हक बनता है तुम्हारा इस मंगलसूत्र को पहनने का? समस्तिका की आंखों में नमी तैरने लगी, लेकिन जल्द ही उसने खुद को संभाला और बोली, आपके सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए, मैंने कोई चोरी नहीं की है, और चोरी वो करते हैं जिनके ख्वाब बड़े हो। मेरे ख्वाब तो बहुत पहले ही मिट्टी हो गए, मुझे किसी ज्वेलरी की ज़रूरत नहीं। आगाज बोला, तुम और तुम्हारी बातें, तुम्हें क्या लगता है मैं मान लूँगा? अब तब तक तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक मुझे वो ज्वेलरी नहीं मिल जाती। और यू नो व्हाट, तुम्हारी वजह से आज सिर्फ एक चीज़ नहीं हुई है, बल्कि दो चीज़ें बुरी हुई हैं। एक चौहान मेंशन में ये चोरी होना, और दूसरा मेरे दादाजी को हार्ट अटैक आना। दादाजी को हार्ट अटैक आना, ये बात सुनकर समस्तिका के होश उड़ गए। वो तुरंत बोली, दादाजी को हार्ट अटैक आ गया? वो कैसे चौहान साहब? वो ठीक तो है ना? वो कहाँ है? वो घर पर है। मुझे घर जाना होगा, कहीं उन्हें मेरी वजह से तो नहीं। ये बोलते हुए वो बुरी तरह से काँप रही थी। वही आगाज उसकी बात सुनकर व्यंग से हंसा और बोला, ऐसी गलतफहमी अपने दिल में मत कर लेना कि उन्हें हार्ट अटैक तुम्हारी वजह से आया है, बल्कि उन्हें हार्ट अटैक तुम्हारी हरकतों की वजह से आया है। कितना विश्वास किया था उन्होंने तुम पर, और तुमने क्या नतीजा दिया उनके विश्वास का? उनके ही घर में चोरी कर ली। कितनी बेशरम लड़की हो तुम। समस्तिका, जो गिरिराज जी को हार्ट अटैक आने की बात सुनकर एकदम चौंक चुकी थी, वो आगाज की बातों पर अब कोई रिप्लाई नहीं दे रही थी। वो इस परेशानी में थी कि ना जाने दादाजी की हालत कैसी होंगी और किस हालत में होंगे। वो अब जल्द से जल्द उसके पास पहुंचना चाहती थी। वो आगाज की तरफ देखते हुए बोली, प्लीज़ मिस्टर चौहान, मुझे दादाजी के पास लेकर चलिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे घर ले चलिए, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। आगाज मुस्कुराया और बोला, अगर तुम जाना भी चाहोगी
तो भी तुम कहीं नहीं जा सकती ब्लडी गोल्ड डिगर। जब तक तुम मुझे वो सारी ज्वेलरी वापस लौटा नहीं देती तब तक चौहान मेंशन से तुम्हारा बाहर निकलना पॉसिबल ही नहीं है। ये बोलकर उसने समस्तिका का हाथ पकड़ा और उसे अपनी गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ गया। समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखती ही रह गई। आगाज ने लगभग समस्तिका को गाड़ी में धक्का दिया और तुरंत ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा। समस्तिका रोते हुए बोली, लेकिन आस्तिक आस्तिक वो तो आपके मैनेजर के पास है ना, प्लीज़ उसे तो बुला लीजिए। ये वो बोलती ही रह गई और आगाज ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। समस्तिका इधर उधर अपना चेहरा घुमाए जा रही थी, आस्तिक को ढूंढ रही थी, लेकिन आस्तिक उसे कहीं भी नहीं मिल रहा था। समस्तिका का रोना लगातार बढ़ रहा था। वो आगाज के सामने हाथ जोड़ते हुए बोली, प्लीज़ मिस्टर चौहान, मुझे आस्तिक को अपने साथ लेकर जाना है। आगाज ने जब उसे यूं गिड़गिड़ाते हुए देखा तो बिना उसकी तरफ देखे ही बोला, डोंट वरी, तुम्हारी कर्मों की सजा तुम्हारे बेटे को नहीं दूंगा, उसे कुछ नहीं होगा, वो सही सलामत चौहान मेंशन पहुंच जाएगा। लेकिन तुम सिर्फ तब तक सही सलामत हो जब तक मुझे वो ज्वेलरी नहीं मिल जाती। जब मुझे वो ज्वेलरी मिलेगी ना तो तुम सीधा जेल की सलाखों के पीछे होगी। आगाज बार बार उस पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा था, लेकिन समस्तिका उसकी बातों पर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रही थी। जब उसने चोरी की ही नहीं थी तो उसे आगाज से बहस करने की ज़रूरत ही नहीं थी। वो बस मन ही मन दादाजी के लिए दुआ कर रही थी। कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। समस्तिका तुरंत गाड़ी से बाहर निकलकर अस्पताल के अंदर जाने लगी, लेकिन अचानक ही आगाज ने उसके पीछे जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। समस्तिका ने हैरानी से उनकी तरफ देखा और बोली, क्या हुआ, मुझे अंदर जाने दीजिए ना। आगाज ने उसे अपनी तरफ खींचा और बोला, दो बातें मेरी कान खोलकर सुन लो। एक तो ज़्यादा मेरे परिवार के करीब जाने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी तुम्हारी जो ये घटिया इरादे हैं ना, इन्हें छोड़ दो, वरना तुम बहुत बुरा फंसोगी। समस्तिका उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन अब वो आगाज की आंखों में आंखें डालकर बोली, कुछ रिश्ते दिल से होते हैं मिस्टर चौहान, और उन्हें हम चाहकर भी बंद नहीं कर पाते। और रही बात मेरे इन घटिया इरादों की, तो मेरे इरादे घटिया है या नहीं, या नेक है, ये मैं जानती हूँ। मुझे आपको सफाई देने की ज़रूरत नहीं, अब छोड़िए मेरा हाथ। ये बोलकर उसने अपना हाथ झटकना चाहा, लेकिन आगाज ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और बोला, मेरे सामने जुबान कम चलाया करो। समस्तिका गुस्से से बोली, मेरा हाथ छोड़िए चौहान साहब, मुझे दर्द हो रहा है। आगाज उसका हाथ और ज़्यादा कसकर पकड़ते हुए बोला, मेरे सामने ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। समस्तिका और भी ज़्यादा गुस्से से बोली, मेरा हाथ छोड़िए मिस्टर चौहान। अगले ही पल आगाज ने जोर से उसका हाथ दबा दिया तो समस्तिका की दर्द से चीख निकल गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो दर्द के मारे उसकी जान निकलने लगी। आगाज ने अब एक झटके में उसका हाथ छोड़ दिया था, लेकिन समस्तिका का हाथ बुरी तरह से काँप रहा था। जिस तरह से आगाज उसका हाथ दबाया था उसे सच में बेइंतहा दर्द हो रहा था। लेकिन कुछ ही पल बाद उसने एक गहरी सांस ली और रोते हुए आगाज से बोली, आप बहुत पत्थर दिल हैं चौहान साहब, बहुत पत्थर दिल। ये बोलकर वो तुरंत अपने आंसू साफ करते हुए हॉस्पिटल के अंदर भाग गई। वही आगाज उसे जाते देखा और बोला, हाँ हूँ मैं पत्थर दिल, कम से कम बेवकूफ़ तो नहीं हो जो तुम्हारे रोने धोने के ड्रामे में फंस कर रह जाऊँ। मेरी फैमिली के क्लोज आकर जो तुमने मेरी ज़िंदगी में तूफान मचाया है ना, उसे तो मैं बहुत जल्द शांत करूँगा। ये बोलते हुए उसका चेहरा गुस्से से काँप रहा था। समस्तिका तेज कदमों के साथ अस्पताल के अंदर आई और आते ही उसने रिसेप्शन पर गिरिराज जी के बारे में पूछा तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे बताया कि गिरिराज जी आईसीयू में एडमिट हैं। वो तुरंत आईसीयू की तरफ भागी। वहाँ आते ही दिव्या जो कब से उसका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि आगाज जरूर समस्तिका को लेने गया होगा, वरना ऐसे तो हो ही नहीं सकता था गिरिराज जी आईसीयू में एडमिट हो और आगाज वहाँ से चला जाए। जैसे ही उसने समस्तिका को देखा वो गुस्से से काँपते हुए उसके पास आई। समस्तिका ने उससे पूछा, दादाजी ठीक तो है ना? जैसे ही उसने इतना कहा, गुस्से से भरी हुई दिव्या उसे अपना हाथ उठाना चाहा, लेकिन उसका हाथ समस्तिका के गाल को छूता उससे पहले ही उसके हाथ को कसकर किसी ने पकड़ लिया और बुरी तरह से मरोड़ दिया। दिव्या ने दर्द से आ भरी। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि आगाज था, जो दिव्या और समस्तिका के बीच में खड़ा था और गुस्से से दांत पीसते हुए दिव्या को घूर रहा था। दिव्या की हालत खराब होने लगी। आगाज ने एक झटके में उसका हाथ छोड़ा और बोला, आज तक तुमने बहुत सारी गलतियाँ की हैं जो मैंने माफ़ की हैं, लेकिन ये गलती माफ़ नहीं करूँगा।
आज जो कोशिश कर दी है मेरी बीवी पर हाथ उठाने की, आइंदा अगर उसकी तरफ नज़र उठाकर देखा भी तो आंख निकाल लूँगा मैं तुम्हारी। ये बोलकर उसने एक झटके में दिव्या का हाथ छोड़ दिया। दिव्या दर्द से कराह रही थी। जिस तरह से आगाज ने उसका हाथ मरोड़ा था, उसकी उंगलियां भी दिव्या के हाथ पर छप चुकी थी। दिव्या की हालत खराब थी, लेकिन वो फिर भी चिल्लाते हुए बोली, मुझे धमकी देना बंद करो। पहले अपनी बीवी की हरकत देखो। उसने चौहान मेंशन में चोरी की है, जो छोटी मोटी की बात नहीं है, बल्कि उसकी चोरी की वजह से ही आज दादाजी इस हालत में हैं। उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर वैष्णवी जी, जो कब से अपनी आंखें बंद आईसीयू के बाहर चेयर पर बैठी थी, जैसे ही उन्होंने समस्तिका को देखा वो तुरंत वहां पर आई और समस्तिका का हाथ पकड़कर उसके गाल को छूते हुए बोली, तुम ठीक तो हो ना समस्तिका? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तुमने क्यों किया? तुम घर छोड़कर क्यों चली गई थी? जब दिव्या ने वैष्णवी जी को समस्तिका की इतनी फिक्र करते हुए देखा तो उसका चेहरा गुस्से से और भी ज़्यादा कांपने लगा। उसने क्या कुछ नहीं किया था समस्तिका को सबकी नज़रों में गिराने के लिए, लेकिन सबका समस्तिका के बिना ऐसा हाल हो चुका था जैसे वो ना जाने कितने दिनों से भूखे प्यासे हो। वैष्णवी जी ने पानी का एक घूंट तक नहीं पिया था समस्तिका के बिना। समस्तिका वैष्णवी जी के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए, मैं ठीक हूँ माँ, आप ये बताइए दादाजी ठीक हैं? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? क्या कहते हैं डॉक्टर? वो ठीक हो जाएंगे ना? दिव्या चिल्लाते हुए बोली, अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र थी दादाजी की तो तुम घर से चोरी करके भाग क्यों गई? मतलब खुद तो गई, हमारी खानदानी ज्वेलरी भी अपने साथ लेकर गई। समस्तिका उसकी बात पर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और फिर वैष्णवी जी को देखते हुए बोली, माँ मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, बस इतना कहूँगी, मुझ पर यकीन कीजिए, मैंने चौहान मेंशन से कुछ भी चोरी नहीं किया है। मैं कोई ज्वेलरी नहीं चुराई है माँ। वैष्णवी जी तुरंत बोली, मैं जानती हूँ बेटा, तुम चोरी कर ही नहीं सकती हो, तुम ज्वेलरी की फिक्र मत करो, मुझे ज्वेलरी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पापा जी की हालत बहुत ख़राब है, उन्हें हार्ट अटैक आया है। आगाज वैष्णवी जी और समस्तिका की तरफ ही देख रहा था। वैष्णवी जी ने कितनी आसानी से मान लिया था कि समस्तिका ने कोई चोरी नहीं की है। वो समस्तिका की तरफ देखते हुए मन ही मन बोला, कितने नकाब ओढ़ रखे हैं तुमने अपने चेहरे पर समस्तिका। मेरे सामने कितनी चालाक बनती हो तुम और मॉम के सामने कितनी भोली मासूम बनकर रहती हो, इसलिए वो तुम्हारे जाल में फंस चुकी है। बट डोंट वरी, बहुत जल्द तुम्हारी सच्चाई उनके सामने लाऊंगा। और रही बात चोरी की, तो वो तो मैं पता लगा कर ही रहूँगा कि तुमने वो ज्वेलरी चुराई है या नहीं। वो ज्वेलरी मेरे लिए मैटर नहीं करती, लेकिन मेरी फैमिली के इमोशंस उनके साथ किसी को खेलने नहीं दे सकता। दिव्या वैष्णवी जी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे तो समझ नहीं आता मॉम कि आप इस लड़की पर इतना यकीन कैसे कर सकती हैं। वैसे भी हमें उनके खून खानदान का भी पता नहीं, हमें तो ये भी नहीं पता कि शादी से पहले ये कहाँ रहती थी, क्या करती थी। हो सकता है ये इस घर में आई हो चोरी के इरादे से ही। आखिर सबको पता है कि चौहान मेंशन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अगर कोई छोटा मोटा हाथ भी मारेगा तो उसके करोड़ों की चीज़ हाथ लग जाएगी, और इसके तो हाथ भी चार हैं, दो तो इसके खुद और दो उसके बेटे के। हमें तो ये भी नहीं पता कि वो इसका बेटा है भी या नहीं, कहीं वो इसका चोरी में पार्टनर तो नहीं। उसकी बात सुनकर समस्तिका को हद दर्जे का गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले ही आगाज का गुस्सा फूट पड़ा। वो चिल्लाते हुए बोला, अगर तुम्हें हॉस्पिटल में नहीं रहना है तो तुम यहाँ से बाहर जा सकती हो, लेकिन खबरदार अगर तुमने किसी के बारे में भी यहाँ पर कुछ भी कहा तो। दिव्या उसके गुस्से से एकदम कांप गई। वही अमास जो अभी अभी वहाँ आया था, वो तुरंत उसके पास आया और हैरानी से समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, तुम वापस आ गई? कहाँ गई थी तुम और क्यों? उसके सवाल पर समस्तिका को बहुत ऑकवर्ड फील होने लगा, क्योंकि वो उसने ना सिर्फ सवाल कर रहा था बल्कि उसने समस्तिका का हाथ भी पकड़ रखा था। वही आगाज भी हैरानी से अमास की तरफ देख रहा था। उसका समस्तिका का हाथ पकड़ना उसे भी ऑकवर्ड फील नहीं बल्कि गुस्सा आ रहा था। समस्तिका ने तुरंत अमास से अपना हाथ पीछे खींचा और बोली, वो मैं? दिव्या गुस्से से बोली, हाँ आपको तो इसकी फिक्र होगी ही अमास। मुझे तो समझ नहीं आता कि इस लड़की ने आप सब पर क्या जादू किया है। आप सबको ये दिखाई नहीं दे रहा, ये नहीं दिखाई दे रहा कि इसकी वजह से दादाजी की क्या हालत हो गई है। दिव्या की बात पर वैष्णवी जी तुरंत बोली, अगर पापा जी की हालत खराब समस्तिका की वजह से हुई है तो उनकी हालत सही भी वही करेगी। समस्तिका हैरानी से वैष्णवी जी को देखने लगी।
और वैष्णवी जी ने अब समस्तिका का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे आईसीयू की तरफ लेकर गईं। डॉक्टर गिरिराज जी की सर्जरी कर चुके थे, लेकिन अभी तक उन्हें होश नहीं आया था और वो बेहोश थे। वैष्णवी जी तुरंत समस्तिका को अंदर आईसीयू में ले गईं और उन्हें बिल्कुल गिरिराज जी के पास लेकर आईं। वैष्णवी जी समस्तिका की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें पता है समस्तिका, तुम्हारे चौहान मेंशन में आने के बाद सबसे बड़ा बदलाव क्या आया है? सबसे बड़ा बदलाव आया है कि मैंने पापा जी को मुस्कुराते हुए देखा है, उन्हें आस्तिक के साथ खेलते हुए देखा है, उन्हें अच्छे से खाते पीते हुए देखा है। वरना तुम चौहान मेंशन में नहीं थी तब ऐसा कुछ नहीं होता था। पापा जी अपने रूम से बाहर तक नहीं निकलते थे। हंसना मुस्कुराना तो दूर की बात, वो किसी से बात भी नहीं करते थे। लेकिन तुम्हारे आने के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो पहले नहीं होती थी। मुझे लगता है ज़रूर पापा जी का तुमसे कोई कनेक्शन है, और वो कनेक्शन क्या है वो तो मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ तो है। अगर तुम पापा जी को होश में आने के लिए कहोगी तो वो ज़रूर होश में आएंगे। समस्तिका उसकी बातें सुनकर हैरान थी कि आखिर उनका दादाजी से क्या कनेक्शन हो सकता है। वैष्णवी जी मुस्कुराते हुए बोली, बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है समस्तिका कि तुम पापा जी को बिल्कुल ठीक कर दोगी। ये बोलकर उन्होंने समस्तिका के कंधे पर अपना हाथ रखा और वहाँ से चली गईं। समस्तिका को ऐसा लगा जैसे वैष्णवी जी उनके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डालकर चली गई हो। उनके जाने के बाद उसने दादाजी का हाथ अपने हाथ में रखा और बोली, मुझे नहीं पता माँ ने मुझे ये सब कुछ क्यों कहा दादाजी। बेशक से हम दोनों का कनेक्शन है या नहीं मैं नहीं जानती, लेकिन आपको होश में आना होगा, पूरी तरह से ठीक होना होगा। आप यूं ही सारी जिम्मेदारी मुझ पर डालकर नहीं जा सकते। मैंने बहुत बड़ी गलती की चौहान मेंशन से जाने की, लेकिन शायद मेरी किस्मत अब यहीं पर है। शायद से ये शादी अब मेरी किस्मत हो गई है। इसलिए मैं वादा करती हूँ आपसे कि आइंदा मैं कभी घर छोड़कर नहीं जाऊँगी। प्लीज़ अब तो मुझे माफ़ कर दीजिए और अपनी आंखें खोल दीजिए। ये बोलकर उसने बड़े ही प्यार से गिरिराज जी के गाल पर अपना हाथ रखा और फिर हल्का सा उसके बालों को सहलाया। गिरिराज जी की हार्ट बीट पहले ड्रॉप हो गई थी, लेकिन अब उसकी हार्ट बीट एकदम से नॉर्मल चलने लगी। डॉक्टर जो गिरिराज जी का चेकअप करने के लिए आए थे उन्हें बाहर ही खड़े थे। जैसे ही वो अंदर की तरफ आए, वो गिरिराज जी की हालत देखकर हैरान रह गए, क्योंकि अभी तक उनकी हार्ट बीट ड्रॉप कर रही थी और अब अचानक से उनकी हार्ट बीट सही कैसे हो गई। वो मुस्कुराते हुए समस्तिका के पास आए और बोले, लगता है तुम्हें जादू आता है। अब तक तो ऐसा लग रहा था जैसे गिरिराज जी के जीने की उम्मीद ही छोड़ दी हो, लेकिन लगता है उनके जीने की उम्मीद तुम हो। डॉक्टर की बातों ने समस्तिका को और ज़्यादा हैरान किया। वहीं दरवाजे पर खड़ा आगाज गुस्से से काँप रहा था। समस्तिका का सब पर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस उससे बर्दाश्त नहीं होता जा रहा था। तभी अचानक से उसका फ़ोन बजा। जैसे ही उसने अपने फ़ोन की तरफ देखा, स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा नंबर देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया। वो किसी और की नहीं, रितिका कपूर का था, जो आगाज की बिजनेस पार्टनर और एक अच्छी फ्रेंड थी। उसने वो कॉल रिसीव किया और बात करते हुए बाहर की तरफ आया। सामने से रितिका की आवाज़ आई, लगता है तुम मुझे भूल गए हो आगाज। आगाज कोई जवाब देता उससे पहले ही उसकी नज़र आमांस पर गई, जो वहीं खड़ा था। उसे देखते ही आगाज को उसका समस्तिका का हाथ पकड़ना याद आ गया। उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट किया और अमांस की तरफ आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घुमाया। अमांस हैरानी से आगाज की तरफ देखते हुए बोला, क्या हुआ? आगाज गुस्से से बोला, वही तो पूछना चाहता हूँ, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? अमांस ने अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठाई और बोला, जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। अगले ही पल आगाज ने उसका गिरेबान पकड़ लिया और बोला, तो जो कहना चाहता हूँ वो साफ साफ सुनो। आइंदा मेरी बीवी को हाथ मत लगाना, वरना हाथ तोड़ दूंगा। उसकी बात सुनकर अमांस की आंखें बड़ी हो गईं। आगाज गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम्हारी हरकतें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम जिस तरह से लड़कियों के करीब जाते हो, उनका इस्तेमाल करते हो और ना जाने क्या क्या घटिया हरकतें करते हो, सब पता है मुझे। लेकिन आज तक मैंने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर मेरी बीवी की तरफ तूने नज़र उठाकर भी देखा तो तेरी आंखें निकाल लूँगा मैं। ये बोलते हुए आगाज का चेहरा गुस्से से काँप रहा था। वही अमांस को भी गुस्सा आ रहा था। उसने आगाज को धक्का दिया और बोला, खबरदार, अगर मेरे साथ फालतू बकवास की तो अपने दिमाग की खिचड़ी अपने पास ही रखो। जैसे तुम हो वैसे नहीं हूँ मैं। तुम होंगे उन लड़कों में से जो लड़कियों का इस्तेमाल करते होंगे। इसलिए तो दादाजी ने तुम्हारी शादी इस तरह से करवाई है
ताकि तुम्हारी हरकतों को रोक सकें। उनकी बात सुनकर आगाज का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। उसने अगले ही पल अमांस के चेहरे पर मुक्का जड़ दिया। अमांस ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उसके गाल पर जैसे गड्ढा हो गया था। आगाज ने एक बार फिर से उसका गिरबान पकड़ा और बोला, किसकी हरकतें कैसी हैं ये तो तुम भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। आखिरी बार कह रहा हूँ तुमसे, मेरी बीवी से दूर रहना। अमांस गुस्से से कांपते हुए बोला, बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें अपनी बीवी की। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम खुद ही उसे चोर बोल रहे थे। कितनी बार तुमने उसे सबके सामने जलील किया, तब तुम्हें अपनी बीवी की फिक्र नहीं हुई। और अगर मैंने हल्का सा छू लिया तो तुम्हारी जान निकलने लगी। क्या करोगे तुम? हाँ, मुझे जो करना होगा मैं करूँगा। मैं भी देखता हूँ कौन मुझे रोकता है। ये बोलते हुए अमांस का चेहरा भी एकदम जिद्दी एक्सप्रेशन से भरा हुआ था। वही आगाज तिरछा मुस्कुराया और बोला, ओह रियली, मुझे चैलेंज कर रहे हो तुम? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, मुझे चैलेंज करो। ना जाने कितनी बार तुम मुझसे हार चुके हो और मुंह की खाकर नीचे ज़मीन पर गिर चुके हो। चलो एक बार फिर से सही, अगर हिम्मत है तो मेरी बीवी की तरफ नज़र उठाकर भी दिखा देना। तुम्हें पता चल जाएगा कि आगाज चौहान क्या कर सकता है और क्या नहीं। ये बोलकर वो कुछ पल यूं ही आगाज को देखता रहा और फिर वहाँ से चला गया। आगाज की बातों से अमांस गुस्से से कांपते हुए बोला, बेशक से तुमने मुझे कितनी बार क्यों नहीं हराया हो, लेकिन अब तुम मुझे नहीं हरा सकते। समस्तिका को तो मैं किसी न किसी तरह हासिल करके ही रहूँगा, और साथ ही साथ ये सारी प्रॉपर्टी भी। आगाज ने अब बाहर की तरफ आकर अपने फ़ोन की तरफ देखा और रितिका को दोबारा कॉल किया। जैसे ही सामने से रितिका ने कॉल रिसीव किया, आगाज हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आई एम सॉरी, वो थोड़ा बिजी था। रितिका शिकायती लहजे में बोली, इट्स ओके, अब तो तुम बिजी ही रहोगे, तुम्हारी शादी हो गई है, मुझे तो भूल ही गए हो। आगाज हंसा और बोला, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम मेरी बिजनेस पार्टनर तो हो ही, लेकिन मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हो। मेरे दिल में तुम्हारी एक अलग जगह है। रितिका एक बार फिर से मुंह बनाते हुए बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर ऐसा होता तो तुम इंडिया गए थे तो तुम मुझे भी कॉल करके बताते, मैं भी तुम्हारे साथ इंडिया चलती। मैंने तुमसे कहा भी था मेरा इंडिया जाने का बहुत मन है, लेकिन मुझे अपने साथ लेकर जाना तो दूर, तुमने मुझे अपने शादी में भी इनवाइट नहीं किया। आगाज उसकी बात सुनकर तुरंत बोला, आई एम सॉरी, वो जल्दबाजी में। रितिका उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, पहले तो तुमने मुझे नहीं बताया, लेकिन अब तो तुम्हारी शादी की पार्टी तुम मुझे दे सकते हो ना। आगाज जल्दी से बोला, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं न्यूयॉर्क। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही रितिका बोली, मैं इंडिया में हूँ। आगाज हैरानी से बोला, ओह रियली, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? रितिका एक बार फिर से मुंह बनाते हुए बोली, मैं तुम्हें तब बताऊंगी जब तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त हो। मुझे लगा तुम अपनी मैरिड लाइफ में बिजी होंगे, इसलिए तुमने मुझे कॉल नहीं किया, तो मैं भी तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं। आगाज ने एक गहरी सांस ली और बोला, ऐसा कभी मत सोचना, मैंने तुमसे कहा ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक अलग जगह है, तो तुम इन सब चीज़ों के बारे में मत सोचो। मुझे बस ये बताओ कि तुम हो कहाँ पर, मैं अभी तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। मेरे साथ मेरे चौहान मैंसन में रहोगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे यहाँ होते हुए तुम किसी होटल में स्टे करो। यह बात सुनते ही रितिका के चेहरे पर एक एविल स्माइल आ गई। यही तो वो चाहती थी कि आगाज खुद उसे इनवाइट करे। उसने जल्दी से आगाज को अपना एड्रेस दिया और आगाज ने भी अपने मैनेजर को तुरंत उसे पिक करने के लिए भेज दिया था, क्योंकि वो अभी फ़िलहाल गिरिराज जी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता था। तभी डॉक्टर ने आकर उसे बताया कि अब गिरिराज जी की हालत बिल्कुल ठीक है, बस उन्हें कुछ घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा और उसके बाद वो उन्हें घर लेकर जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर आगाज मुस्कुराया। तभी उनकी नज़र समस्तिका पर गई, जो बाहर से अंदर की तरफ आ रही थी। डॉक्टर के जाने के बाद समस्तिका आगाज के सामने आ खड़ी हुई और बोली, आस्ती कहाँ है? आगाज व्यंग से बोला, बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें आस्ती की, पर फिक्र तो होगी, तुम्हारा पार्टनर जो है वो। उसकी बात सुनकर समस्तिका गुस्से से बोली, खबरदार मिस्टर चौहान, अगर आपने आस्ती के बारे में कुछ भी कहा तो। आगाज डेविल नज़रों से उसे देखते हुए बोला, क्यों, क्या करोगी, क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा? और मैंने कौन सा झूठ कहा है, सच ही तो कहा है, वो तुम्हारा पार्टनर ही तो है, तुम्हारा जोड़ी में पार्टनर। अब ये बताओ कि जो ज्वेलरी तुमने चौहान मेंसन से चोरी। समस्तिका गुस्से से कांपते हुए बोली, कभी कभी मुझे समझ नहीं आता मिस्टर चौहान
कि आप कैसे इंसान हैं। एक पल में आप मेरी साइड लेने लगते हैं, दूसरे से मेरे लिए लड़ते हैं और दूसरे ही पल आप मुझसे लड़ाई करते हैं, मुझे ही जलील करने की कोशिश करते हैं। आखिर आपके दिमाग में चल क्या रहा है? आप एक बात पर टिक कर क्यों नहीं रहते हैं? खैर, आपसे और उम्मीद भी क्या करूं? जो इंसान सुबह कुछ और रात नशे में कुछ और होता है, उससे कोई और उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे बस इतना बताइए, आस्तिक कहाँ है? मुझे उनके पास जाना है। मैं आगाज एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, तुम्हें आस्तिक चाहिए और मुझे वो ज्वेलरी जो तुमने चौहान मेंशन से चुराई है, मुझे वो ज्वेलरी दे दो, मैं तुम्हें आस्तिक दे दूंगा। उनकी बात सुनकर समस्तिका के होश उड़ गए। वो ऐसे कैसे उससे आस्तिक का सौदा कर सकता था? वो गुस्से से हैरानी के मिले जुले भाव से बोली, आपका दिमाग सही तो है मिस्टर चौहान? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप मेरे आस्तिक की तुलना अपनी ज्वेलरी से कर रहे हैं। आस्तिक के लिए वो ज्वेलरी तो क्या मैं पूरी दुनिया छोड़ दूं? लेकिन अगर मेरे पास वो ज्वेलरी हो तो मैं आपको वो ज्वेलरी दूंगी ना। मैंने सच में चोरी नहीं की है, मेरा यकीन कीजिए, मैं कसम खाती हूँ आस्तिक की। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। वो कभी आस्तिक की कसम नहीं खाती थी, लेकिन आज उसे वो भी खानी पड़ रही थी। आगाज एक बार फिर से एक्सप्रेशन लेस और बेहद सख्त होकर बोला, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों करूं? समस्तिका को उसकी बातों से इस वक्त बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगाज की तरफ देखते हुए बोली, आपको मुझ पर शक है ना? आपको लगता है मैंने चोरी की है और आप मुझे मेरा आस्तिक तब देंगे जब मैं आपके सामने वो ज्वेलरी लेकर आऊँगी? तो ठीक है मिस्टर चौहान, आज तक मैंने आपकी सारी बातें मानी हैं, आज ये भी मान लेती हूँ। अब तो मैं आपके सामने ये बात प्रूव करके रहूँगी कि ना मैंने चौहान मेंशन से कोई ज्वेलरी चुराई है और ना ही मुझे चोरी करने की कोई ज़रूरत है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगी। आगाज गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, आखिर तुमने इतना घमंड किस बात का है? मेरे सामने झुकने के बजाय तुम मुझे ही एटीट्यूड दिखा रही हो। उसकी बात सुनकर समस्तिका के कदम रुक गए। उसने पलटकर आगाज की तरफ देखा और कहा, सच घमंड ही होता है मिस्टर चौहान, वो तो झूठ होता है जिसमें घमंड तो छोड़िए इज्जत भी नहीं होती है। और रही बात आपको एटीट्यूड दिखाने की और आपके सामने झुकने की, तो अगर आप प्यार से मेरी जान भी मांगते तो मैं दे देती, लेकिन आपने तो मेरे आस्तिक की कीमत लगा दी है। अब तो बेशक से आप कुछ भी कर लीजिए मिस्टर चौहान, लेकिन ये समस्तिका आपके सामने कभी नहीं झुकेगी, कभी भी नहीं। ये बोलकर अब वो बिना एक पल रुके वहाँ से चली गई और सीधा चौहान मेंशन में आई, क्योंकि उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी थी। वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब सवाल आस्तिक का था। लेकिन चौहान मेंशन आकर भी वो अपने कमरे में इधर उधर टहल रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेगुनाही साबित करे भी तो कैसे करे। वो कैसे आगाज को ये प्रूफ करे कि उसने कोई चोरी नहीं की है। वो अपने रूम में कुछ देर यूं ही टहलते हुए सोच रही और फिर अचानक से उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसके पास एक ही तरीका था चोर के बारे में पता लगाने का। वो तो ये समझ चुकी थी कि ये चोरी जिसने भी की है वो कोई घर का ही आदमी है, क्योंकि चौहान मेंशन में बाहर किसी आदमी का आकर चोरी करना पॉसिबल ही नहीं था। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मुझे इंतज़ार है सबके वापस आने का। जानती हूँ आस्तिक को प्रॉब्लम होगी, मैं जितनी देरी करूँगी उतना ही ज़्यादा वो शायद मेरे लिए रोएगा, लेकिन ये भी शायद हम दोनों का कोई इम्तहान है। ये बोलकर उसने अपने आंसू साफ किए और किचन में चली गई, जहाँ पर उसने सबके लिए खाने की तैयारी शुरू करवाई, क्योंकि उसके पास वैष्णवी जी का कॉल आया था कि वो लोग हॉस्पिटल से घर के लिए निकल गए हैं। हालांकि गिरिराज जी को रेस्ट की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए उन्हें अब कोई भी परेशानी करने वाला नहीं था। वो अपने रूम में ही रहने वाले थे, पर उनके आने के बाद बाकी सब लोग अब हॉल में इकट्ठा हो चुके थे, जिनमें आगाज भी शामिल था। एक तरफ आगाज खड़ा था, उसके साथ ही वैष्णवी जी, दूसरी तरफ दिव्या और अमांस। तभी वैष्णवी जी समस्तिका की तरफ देखते हुए बोली, बताओ समस्तिका, क्या कहना चाहती हो तुम? समस्तिका हल्का सा मुस्कुराई और उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वैष्णवी जी की तरफ देखते हुए बोली, चोर मिल चुका है माँ। वैष्णवी जी ने तुरंत पूछा, कौन है चोर? वहीं आगाज के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए, जबकि दिव्या के चेहरे पर डर झलकने लगा था। अमांस की नज़रें उसे ही नोटिस कर रही थी। तभी समस्तिका ने दिव्या की तरफ देखा। जैसे ही समस्तिका की नज़रें दिव्या पर आईं, दिव्या जो पहले ही डर रही थी, उसकी आंखें बड़ी हो गई।
समस्तिका उसकी तरफ देखते हुए बोली, वो चोर है। ये बोलते हुए उसने अपनी उंगली दिव्या की तरफ की। दिव्या गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, तुम पागल हो गई हो क्या? लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसके साथ खड़ी सर्वेंट तुरंत आगे की तरफ आई और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए मालकिन, मैं पैसों के लालच में आ गई थी। मुझे अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं आपसे पैसे मांगूं तो पता नहीं आप मेरी मदद करेंगे या नहीं, इसलिए मैंने चोरी कर ली। दिव्या उस सर्वेंट की बात सुनकर हैरान रह गई। वहीं आगाज को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर समस्तिका ने चोर को कैसे ढूंढ लिया। उस सर्वेंट ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ एक बैग वैष्णवी जी की तरफ बढ़ाया और बोली, इसमें वो सारी ज्वेलरी हैं जो मैंने चौहान मैंसन से चुराई हैं। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। वैष्णवी जी की आंखों में नमी तैर गई। वो गुस्से से बोली, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अपने रूम में जाना है। ये बोलकर वो जल्दी से अपने रूम में चली गई। वही समस्तिका अब आगाज की तरफ देखने लगी। आगाज ने उस सर्वेंट की तरफ देखा और बोला, इससे पहले कि तुम्हें जेल भिजवाऊं, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसकी धमकी सुनकर वो सर्वेंट वहाँ से चली गई। अमांस भी वहाँ से चला गया, जबकि दिव्या अभी भी वही खड़ी थी। उसका गला सूख रहा था। समस्तिका आगाज की तरफ देखते हुए बोली, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। आगाज को समझ आ गया कि समस्तिका किस बारे में बात करना चाहती हैं। वो तुरंत बोला, तुम जाओ अपने रूम में, तुम्हें आस्तिक मिल जाएगा। समस्तिका हल्का सा मुस्कुराई और बोली, नहीं, मैं आस्तिक के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, मेरा आपके साथ रोमांस करने का मन है। मिस्टर चौहान, प्लीज़ आइए ना मेरे साथ। ये बोलकर उसने आगाज का हाथ पकड़ा तो आगाज को ऐसा लगा जैसे कोई बम अचानक से फूट गया हो। वो यूं ही समस्तिका के साथ चले जा रहा था और देखते ही देखते वो लोग दिव्या की आंखों से ओझल हो गए। दिव्या ने तुरंत अपने आसपास देखा, जहाँ पर अब कोई भी नहीं था। वो खुद से ही बोली, ऐसे कैसे हो सकता है कि वो सर्वेंट चोर हो, जबकि वो ज्वेलरी तो मैंने चुराई थी और उस सर्वेंट ने मॉम को ज्वेलरी कौन सी दी है? ज्वेलरी तो मेरे पास है, मुझे जल्द से जल्द चेक करना होगा। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से पीछे बैकयार्ड की तरफ आई, जहाँ पर उसने ज़मीन में वो ज्वेलरी छुपा रखी थी। और जैसे ही उसने मिट्टी खोदनी शुरू की, वही कुछ ही दूरी पर आगाज का हाथ पकड़कर खड़ी समस्तिका के चेहरे पर हल्की तिरछी मुस्कुराहट तैर गई। वही आगाज समस्तिका की तरफ देख रहा था। समस्तिका ने भी उसकी तरफ देखा और बोली, आप बेगानों पर शक कर रहे हैं मिस्टर चौहान, आपके तो अपने ही चोर हैं, अब क्या कहेंगे आप? उसकी बात सुनकर आगाज की बोलती बंद हो चुकी थी। कहानी आगे सुनने के लिए कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा वीडियो पे।